अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे कुछ मुख्तलिफ और हर दफ़ा हम कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ मसाइल जो शहर में हैं वो आप तक पहुंचाएं और साथ साथ बहुत सारे नौजवान बहुत कुछ कर रहे होते हैं, करना चाह रहे होते हैं, उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। हम कोशिश करते हैं कि उन पढ़े लिखे नौजवानों की भी आपसे बात कराएं और बिलखुसूस आईटी के शोबे में क्या क्या करना चाह रहे हैं नौजवान, क्या क्या कर रहे हैं, उसको भी अपने इस प्रोग्राम और इस सेगमेंट का हिस्सा बनाएं। और आज हम बात करेंगे गेमिंग के हवाले से। अमूमी तौर पे गेम्स के जो रुझानात हैं वो अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, मगर ये एक बेहतरीन सोर्स है रेवेन्यू कलेक्ट करने की, रेवेन्यू जनरेट करने की। और ये तमाम चीज़ें कैसे मुमकिन बन सकती हैं और किस तरह मुमकिन बनाई जा रही हैं, और नौजवान इसके ऊपर अब बड़ी तादाद में ना सिर्फ खेलने की हद तक बल्कि इन गेम्स को बनाने की हद तक भी जो है वो रुझान बढ़ता जा रहा है। और इसके ऊपर आज हम मुकम्मल तौर पे कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो भी इफ़ एंड बट्स हैं और तमाम चीज़ें हैं उसको आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर सकें। इस वक्त मेरे साथ गेम इंजीनियर टेलीफोन लाइन पे मौजूद है मोहम्मद उमैर, यंग गेम इंजीनियर हैं। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद उमैर आपका कि आपने टाइम निकाला और इस पे मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। पहले सिंपल सा सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि इस रुझान का जो बढ़ रहा है इस वक्त नौजवानों के अंदर बिलखुसूस, और एक बहुत बड़ा तबका है, हम देखते हैं पबजी खेलता दिखाई देता है, मुख्तलिफ गेम्स हैं जिसके अंदर वो बड़ा टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, मगर इसके ज़रिए, इन गेम्स के ज़रिए किस तरह हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं उसके ऊपर ज़रा लबकुशाई करें। अच्छा अली रजा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, एज फार एज द रेवेन्यूज ऑफ द गेम्स आर कंसर्न, तो आप ये कह लें कि बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से गेम के रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम किस प्लेटफॉर्म के लिए अपने गेम को बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने गेम को मोबाइल फोन एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, ऑब्वियसली यू हैव एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो आपके सामने मौजूद है, गूगल प्ले, उसके अलावा यू हैव एप्पल स्टोर एंड देन यू हैव वेब जीएल। ये बेसिकली तीन ऐसे ये कह लेंगे फ्रेंडली एनवायरनमेंट है जो जिसके थ्रू लोग अपने यानी कि गेम्स को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद दे वेरी इजीली मेक मनी आउट ऑफ इट। और इसके जो पैसे कमाने की जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपने अपने गेम को डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद एड्स के थ्रू आपके रेवेन्यू होते हैं। आपने अपने गेम के ऊपर एड को इंट्रोड्यूस कर दिया। एड के साथ साथ जो दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं वो ये है कि आपने उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप परचेजेस को इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई भी ऐसे, फॉर इंस्टेंस इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है पबजी। कोई भी बंदा गेम खेल रहा होता है, किसी को गन बाय करनी है, गन बाय करने के लिए ऑब्वियसली ही हैज टू पे समथिंग एंड इन रिटर्न ही गेट अ गन आउट ऑफ इट। उसके साथ साथ गन की स्किन्स है, बॉडी की स्किन्स है, इस तरीके से लोग पैसे यूजुअली कमाते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू लोगों जैसे की ये बहुत पॉपुलर ज्यादा गेम्स हैं उमैर, जैसे पॉपुलर गेम पबजी है, बड़ा खेला जाता है, इस पे बताया जाता है बाकायदा करेंसी जो है अल्टरनेटिव, आप अपने रुपए डालें और फिर वो करेंसी जो है वो लें और उसके बाद अपनी गन्स खरीदें, और एक पूरी एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें वो लड़ाई झगड़े करते दिखाई देते हैं, मगर उससे बहुत बड़े लेवल पे जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है। तो हम क्या जान सकते हैं ये जो गेम्स हैं वो कितनी अपनी कैपेसिटी रखते हैं रेवेन्यू के हवाले से, अगर हम पबजी अच्छा। की बात करें और इस तरह के गेम्स की? अच्छा अली रजा भाई, इफ यू रियली हैव टू फोकस अबाउट पबजी ना, देन इन दैट केस अगर हम पबजी के सिर्फ रेवेन्यू को देखें, मैं ज्यादा आपसे यानी कि इस पे डिटेल में जाकर अगर आपको बताऊं तो पबजी का 2021 में जो रेवेन्यू था 3 क्वार्टर का, मैं आपसे अगर शेयर करूं ना, इट वाज 700 मिलियन US डॉलर। ओ माय गॉड। 700 मिलियन US डॉलर तो सिर्फ पबजी का 2021 में रेवेन्यू था। आप इसको डिवाइड करें 3 क्वार्टर्स में तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि इन गेम्स में कितना पोटेंशियल होता है। पबजी से हट के अगर आप जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, दूसरे वेंचर्स की तरफ या दूसरे कंपनीज को देखें, तो उनके भी रेवेन्यू से हट के सिर्फ उनके जो नेटवर्थ है वो इतनी बिलियन डॉलर्स में है। तो एक इंसान के एक्सपेक्टेशन में नहीं है कि गेमिंग के थ्रू वो कितना पोटेंशियल है गेमिंग और किस किस तरीके से वो पैसे कमा सकता है। रॉकस्टार गेम्स जिनका प्रोडक्ट बड़ा फेमस है, जीटीए जिसको आप कहते हैं, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। बिल्कुल, बड़ा ग्रैंड थेफ्ट पॉपुलर ऑटो गेम की है। जो जीटीए की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल। रॉकस्टार गेम्स। जी जी, रॉकस्टार गेम्स जो है ये कंपनी है, इनका एक प्रोडक्ट है जीटीए, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। हाँ। आपको बताता चलूं कि ये जो जीटीए की जो कंपनी है ना मेन, इनके अगर आप सिर्फ रेवेन्यू की तरफ जाएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन में नहीं कि कितना पैसा कमाते हैं। ओके। रॉकस्टार की इस वक्त जो नेट वर्थ है इट इज 22.5 बिलियन US डॉलर। उसके अलावा देन यू हैव अनदर कंपनी दैट इज कॉल्ड ब्लिजर्ड एंटरटेनमेंट। इनकी नेट वर्थ जो है इट इज 74.29 बिलियन US डॉलर। अमेरिकन कंपनी है ये।
पबजी जो है एक साउथ कोरियन कंपनी है, इनकी नेट वर्थ जो है ये कह लेंगे $13 बिलियन बन चुकी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेलफोन का गेम जो पबजी, उसी ने इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया है ग्लोबली। पाकिस्तान में तो यूजुअली अभी कहने के एक जमाने में ये हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैन लगे थे, इसी वजह से यहाँ पे दूसरे वेंचर्स में आके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी। बट येट स्टिल लोग यहाँ पे, आपको पता है कि लाइक द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वक्त काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, नौजवान काफी ज्यादा इसमें। अच्छा उमैर, थोड़ा सा हम इस तरह जानना चाहेंगे कि इस वक्त कितना रुझान ये जो गेम इंजीनियर्स हैं उनकी तादाद किस तरह, अगर हम देखना चाहें कि देखें ना, हमें नज़र आता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम देखें तो जी भरे पड़े इंजीनियर्स निकाल रहे हैं। एक वे वाई के जी ये जो है MB है, तो MB के ऊपर जो है दबा कर जो है वो लोगों ने उसके अंदर एडमिशन्स लिए और एक भरमार है। मगर हम देख रहे हैं कि क्या आप समझते हैं कि तालीमी इदारों में इस गेमिंग के हवाले से जो पढ़ाई जानी चाहिए उसकी कितनी कमी है? अगर हम बिलखुसूस कराची की बात करें तो आप क्या समझते हैं और क्या सजेस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं। देखिए अली रज़ा भाई, as far as the education of gaming is concerned, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एज सच जिस लेवल का और जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से इस पूरे प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उस तरीके से उसको नहीं पढ़ाया जा रहा, ना इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ठीक है, हमारी बड़ी इसे कह लें कि एक थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है, ना इदारों को इस चीज के बारे में इतनी समझ है। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि अब कितने सालों बाद अब आके कराची की एक यूनिवर्सिटी जो है NED, उनकी तरफ से सिर्फ भी छोटा सा इनिशिएटिव लिया गया कि चले हम अपना आके गेम के डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब NED की जानिब से आके इस चीज को ये कह लें कि थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया गया और गेमिंग के पूरे डिपार्टमेंट को उनकी तरफ से रेनोवेट किया जा रहा है, जिसमें ऑब्वियसली देयर इनवाइटिंग न्यू टीचर्स एज वेल, और उसमें उसके रिलेटेड उन्होंने पूरे पीसीस भी उतार दिए। गेमिंग जो थोड़ा सा लुक्रेटिव प्रोफेशन है, उसके लिए पीसीस भी थोड़े से एडवांस चाहिए होते हैं, तो उसी तरीके की पूरी उन्होंने लैब जो है उस पर वर्किंग वगैरह करी है। आई हैव कपल ऑफ प्रोफेसर्स हु टीच देयर एंड आई गॉट टू नो थ्रू वन ऑफ देम। तो देखें बाकी इंडस्ट्री जो है अभी काफी उसको ग्रो कर रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल है। प्लस ये है कि गेम डेवलपर्स आर वेरी हाईली पेड, अच्छी इसमें ये कह ले कि पे होती है इन लोगों की, यानी कि ऑब्वियसली लाइक वी आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो मुझे पता है, मैं आपसे सजेस्ट भी कर सकता हूँ। बाकी राइट क्वालिफिकेशन के हवाले से बात, कराची में तो एज सच वी बेयरली फाइंड इंस्टीट्यूशंस टीचिंग गेम, यानी कि गेम किस तरीके से बनता है, हाउ टू मेक वीडियो गेम। उसी की वजह से अनफॉर्चुनेटली आई पर्सनली हैड टू स्टेप इन दिस इंडस्ट्री, और मुझे फिर अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी बनाना पड़ा। तो उसके लिए ऑब्वियसली लाइक आई एम वर्किंग विद कपल ऑफ अदर इंजीनियर्स एज वेल। हमारा ये है कि उससे रिलेटेड हमने कुछ तकरीबन 6-7 गेम्स अपने वो डिजाइन किए हुए, गेम को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है। देखिए हुमैर, हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ एंड्रॉइड्स के अंदर जो एप्पल स्टोर है, या हम ये देखते हैं कि जो स्टोर्स हैं उसके अंदर जो गेम्स मौजूद हैं वो छोटे से छोटे बच्चों के बनाए हुए गेम्स हैं। तो उसके अंदर हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवान बिलखुसूस जो है वो किस लेवल तक अब तक पहुंच चुके हैं, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं इस हवाले से? देखिए एज फार एज पाकिस्तानी आर कंसर्न, तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में स्टूडियोज में अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अपने प्रोडक्ट्स बनाने पे लोगों को ज्यादा इतना फोकस नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों का जो फोकस होता है वो होता है मनी मेकिंग की तरफ। तो यूजर जो होता है, यूजर एंड पे तो थोड़ी सी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको गेम भी अगर मिले तो कोई अच्छा गेम मिले, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज्यादा जिस चीज की तरफ फोकस किया जा रहा है, अगर गेम स्टूडियोज भी है तो उनका भी ये है कि सिर्फ प्रॉफिट को मेक करें। तो हमें जिस चीज की तरफ अभी ज्यादा फोकस करना है वो ये करने के ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे गेम भी प्रोवाइड करें। बाकी उससे रिलेटेड अब ये कहें कि नौजवानों की क्या कारकर्दगी है इस प्रोफेशन के अंदर, देन आई वुड से कि एक गेम है बड़ा फेमस है, इट्स लाइक इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एज वेल, कॉल्ड स्केरी टीचर। अब स्केरी टीचर जो है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ जेनाई, और मैं आपको ये बता दूं सिर्फ और सिर्फ उसका अर्निंग पोटेंशियल इतना ही है कि काफी हद तक वो उनकी सैलरी पे करने में कंट्रीब्यूट कर देता है। बाकी उसके अलावा और नौजवानों की कारकर्दगी क्या क्या है आपके अलावा, आप अगर जाके किसी, अब उमैर, अगर मैं सादा एक आम आदमी को समझाने की कोशिश करूं, कोई एक आम सियासतदान जो ताकत तो रखता है मगर उसको इस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और एक आम फहम अगर मैं गुफ्तगू करूं तो इस तरह का स्टूडियो बनाने में कितना खर्चा आता है, जिसके अंदर जो डेवलपर्स बैठे हैं और तमाम लोग बैठे हैं और वो गेम्स बनाना तैयार करें, और वो कितना मददगार साबित हो सकता है ना सिर्फ पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट बल्कि ग्लोबली जो है इसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से किस तरह वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे थोड़ी कॉस्टिंग के हवाले से बताओ कि खर्चा कितना आता है। देखिए अगर एक गेम स्टूडियो को स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो आप ये कह लेंगे इनके पीसी थोड़े से एडवांस होते हैं, ठीक है, थोड़े से, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन आप अगर मीडियोकर पीसी पे भी अगर जाके काम करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें आप छोटे 2D लेवल के गेम्स को प्रोड्यूस करेंगे।
बाकी अगर ये कह लें कि अगर बड़े लेवल पे आपको ट्रिपल ए क्वालिटी के गेम्स बनाने, जिसमें आपका एल्डन रिंग आ जाता है, बॉर्डर्स गेट है, या उसके अलावा आपके सामने स्काईरिम आ जाता है, स्काईरिम के अलावा यू हैव वूकॉन्ग, ब्लैकमथ जिसको आप कहते हैं, या टैकिंग, इस तरह के गेम्स की तरफ अगर आप बनाने के लिए जाएंगे ना, तो एटलीस्ट उसके लिए आपको पीसी जो चाहिए उसमें अच्छा आपको ग्राफिक कार्ड जिसको आप कहते हैं जीपीयू, अच्छा जीपीयू होना चाहिए, उसका अच्छा रैम हो। विद समवेयर आप ये कह लें कि अगर आपके पास अगर एक स्केलेबल अमाउंट भी अगर ₹1,00,000 तक भी है ना, तो उससे भी आपका एक अच्छा पीसी तैयार हो, बहुत अच्छा पीसी तैयार हो जाता है। ठीक है। तो और अगर आप एक छोटे लेवल से भी अगर आप स्टार्ट करें, तो आपके पास 5 डेवलपर्स, आपके पास 5 पीसी भी लगे हुए हो, तो मेरे हिसाब से एक रूम को भी अगर आप तैयार करेंगे इंक्लूडिंग टेबल्स एंड एवरीथिंग, तो आपकी ओवरऑल जो उसमें कॉस्ट तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए आती है। मतलब एक स्टूडियो तैयार करने में 10 से 12 लाख रुपए का जो खर्चा है वो आएगा। और कितने लोग, किस किस किस्म के लोग, किस फन के माहिर लोग उस स्टूडियो में होने चाहिए, ज़रा वो भी बताएं। देखिए, एक स्टूडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जिस चीज के ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है ना, वो ये है कि जो हम जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा, यानी कि वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके। अब लाइक इफ आई स्पेसिफिकली हैव टू मेंशन, देन इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली यूनिटी हैज अ वेरी बिग मार्केट। यूनिटी गेम इंजन है, बेसिकली उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। एंड देन वी हैव अनरियल इंजन, गोडॉट है, कोक्रॉस है, लेकिन ज्यादातर लोग जिस पे काम कर रहे हैं वो है यूनिटी। ठीक है। हाँ, ज्यादातर लोग उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास, यानी कि ऑब्वियसली जो स्टूडियो में आप जिसको हायर करना चाहेंगे एज एन इंजीनियर, उसके पास यूनिटी का सेंस होना चाहिए। देन ऑब्वियसली हैज टू नो हाउ टू प्रोग्राम, गेम को किस तरीके से प्रोग्राम करना है। और उसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली एक 3D आर्टिस्ट की जरूरत होती है, जो कि आपको पूरे 3D कैरेक्टर्स वगैरह बनाता है, मॉडलिंग करता है। एक गेम प्रोग्रामर की जरूरत होती है, एक गेम डिजाइनर की जरूरत होती है, जो कि पूरे आपके लेवल को डिजाइन करता है, साथ साथ पूरे गेम के प्लेटफॉर्म को बताता है, प्लेयर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, प्लेयर के अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर टेकन आर्ट्स के सामने गेम है, अगर जिन कजामा है, उससे एक प्लेयर है जिन कजामा, अगर वो प्ले करता है वो किस तरीके से पंच करेगा, कितने एंगल से करेगा, उसके कॉम्बो में कितने पंचेस होने चाहिए, कितनी किक्स होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो होती है गेम डिजाइनर डिजाइन करता है। फिर एक गेम डेवलपर जो होता है उससे रिलेटेड पूरे कॉम्बोज बनाता है, उसको कोड करता है। और एक एनिमेशन आर्टिस्ट जो होता है उससे रिलेटेड सारी की सारी एनिमेशन बनाता है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी टीम काम करती है। देन उससे हटके अगर हम दूसरी चीज की तरफ फोकस करें, देन ऑब्वियसली यू हैव यूआई प्लानिंग एज वेल। यूआई डिजाइनिंग आ जाती है उसमें, यूजर इंटरफेस किस तरीके से डिजाइन करना है, कौन कौन से बटन है, कहाँ पे यूज करेंगे, पॉज करना है, प्ले करना है, एग्जिट करना है, ये सारी की सारी चीजें होती है, मिलजुल के पूरी टीम बनाती है। और पूरी टीम जब रेडी होती है, फिर एट द एंड जो आप गेम खेल रहे होते हैं, वो पीछे बहुत सारी टीम का बहुत ज्यादा एफर्ट होता है, जिसकी बेसिस पे आपको एक एंड प्रोडक्ट मिला होता है, इसको आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। ओके, अब मुझे उमर ये जानना है, देखें अब आपने इस टीम को जो है वो एक ऑफिस के अंदर बंद कर दिया, वो उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो अगर देखें, एक तो होते हैं बहुत छोटे छोटे गेम्स जो एंड्रॉयड के ऊपर होते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पर ये गेम्स बनने के बाद अपलोड होते हैं या वहाँ पर फॉरवर्ड होते हैं, और वहाँ से तमाम जो कस्टमर्स हैं या यूज़र्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं? वो प्लेटफॉर्म्स क्या क्या, क्योंकि माजी में तो हमने सीडीज़ देखी थी, पहले कैसेट वाले गेम्स आते थे तो कैसेट लगती, वो गेम्स पॉपुलर होते थे, रेवेन्यू वहाँ से आ जाता था। फिर हमने कुछ प्ले स्टेशन वाले गेम्स के तरीक़ेकार देखे। अब जो एडवांस दौर, जदीद दौर हुआ है, उसके अंदर अब हम इन जगहों को देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर जो गेमर है वो अपने गेम्स वहाँ पर अपलोड कर सकता है। देखिए अली रजा भाई, इफ आई स्पेसिफिकली हैव टू मेंशन के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आपके पास मौजूद है गेम्स खेलने के लिए। देखो क्लासिकली अगर आप जाएंगे, जैसे आपने कैसेट की सैंपल दी, यू हैव सेगा, निटेंडो, अटारी आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा वक्त एडवांस हुआ, वी हैड प्ले स्टेशन आया, वो मार्केट आज भी एग्जिस्ट करती है, कैसेट्स का दौर जो वो जा चुका है। फिर देन गेम बॉय आ गया, इसी तरीके से प्ले स्टेशन पोर्टेबल आ गया छोटी सीरीज में, जिसको आपने यूटिलाइज किया। फिर सेलफोन्स आ गए, सेलफोन्स के बाद फिर सेलफोन की मार्केट बनी है। अब अगर आप देखें आपके सामने जो मार्केट जो है ना, जिसके थ्रू आप अपने गेम का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ी आपके पास जो अभी मार्केट है ना, हर किसी के पॉकेट में फोन है। बिल्कुल, मोबाइल फोन। हाँ, मोबाइल फोन हर किसी के पॉकेट में है। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म जो है, एंड्रॉइड के थ्रू आप अपनी यानी कि अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें प्ले स्टोर के अंदर, यानी कि आप प्ले स्टोर के अंदर अपने अपलोड कर सकते हैं सारे गेम्स। एग्जैक्टली, प्ले स्टोर के अंदर जो है आप अपने गेम्स को अपलोड कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली एप्पल का स्टोर है, एप्पल के स्टोर पे आप गेम्स को अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा वेबजीएल एक प्लेटफॉर्म है, वेबजीएल पे गेम्स की डिप्लॉयमेंट होती है, वहां पे गेम्स यानी कह लें कि लोग जाके वहां से भी परचेज करते हैं, वहां से भी प्ले करते हैं। HIO है, और इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग प्लेटफॉर्म पे जब अपलोड करते हैं तो उसके बाद आप लोग कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उमर ये बताएं। और किस तरह नौजवान, जो कि बेरोज़गारी बहुत बड़ी है उमर, और इस तरह आईटी के अंदर जिस तरह नौजवान काम करते दिखाई देते हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, मगर इस अवेयरनेस प्रोग्राम
का मकसद भी यही है कि लोगों तक पहुँचे कि देखिए जी नौजवान काम कर रहे हैं, बहुत सारे मुतल्लिका इदारों में बहुत आम लोग बैठे हैं, अफसरान बैठे हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये नौजवान है, मैं इनकी आपसे मुलाकात और गुफ्तगू करवा रहा होता हूँ, जो सुनने वाले हैं बिलखुसूस ना सिर्फ वो आम आवाम शहरी, बल्कि जो जो इस प्रोग्राम को सुन रहा है। तो अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है इन प्लेटफॉर्म पे जो आपने फॉरवर्ड कर दिया है गेम? देखिए, इस पे जो भी रेवेन्यू आपका जनरेट होता है ना, सबसे पहली चीज जो आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करती है वो होते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। आप अपनी ऐप ऑब्वियसली जो भी, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा कि एक आप गेम को खेल रहे हैं, इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सुपर मारियो गेम आपने इसे प्ले कर रहे हैं या स्नो ब्रो गेम प्ले कर रहे हैं। एक लेवल कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ना इसे कहते हैं कि एक यूआई यूजर इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। उस बटन पे क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक होने के सामने एकदम से आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। बिल्कुल। वो जो एडवर्टाइजमेंट जो आता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, एक पॉप होता है। अब वो जो भी चीज आपके सामने पॉप होती है ना, उसको आप ये कह लें कि अपने 5 मिनट 5 सेकंड के लिए देख लिया या 10 सेकंड के लिए देख लिया, 30 सेकंड के लिए देख लिया, बहुत किस्म के एडवर्टाइजमेंट होते हैं तरह तरह के। तो वो जो एडवर्टाइजमेट होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो डिफाइन करती है कि आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 5 सेकंड की एड को चूज करना है, 10 सेकंड की एड को चूज करना है, 30 सेकंड की एड को चूज करना है। यूजुअली ये कह लेंगे आवाम जो कि 5 से 10 सेकंड के अंदर एंगेज हो जाती है और उसी के थ्रू आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। एक तो आपके पास ये चीज आ गई, इस तरीके से आपने अपने ये कह लें कि अपने रेवेन्यू को जनरेट किया। दूसरा तरीका जो होता है जिसके थ्रू आप अपने गेम्स के थ्रू जिसके थ्रू आप अपने गेम्स से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो ये है कि आपने अपने गेम के अंदर ऐसी ये कह लें कि नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई। जैसे फॉर इंस्टेंस पबजी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पबजी में बिल्टन आपके पास यू हैव गन्स अवेलेबल बट इन द अच्छा उमर, हम पहले हम छोटे छोटे गेम्स की बात करते थे, फिर हम पबजी, और पबजी के बाद हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो आप गेम इंजीनियर्स हैं वो पबजी का कोई अल्टरनेटिव क्यों नहीं बना सकते, इसके ऊपर ही बात करेंगे। पहले जो छोटे छोटे गेम्स हम देखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जिसमें कोई पुश करने की चीज़ें होती हैं, कुछ डालने की, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वो रेवेन्यू कितना जमा करने के काबिल होते हैं इस तरह के गेम, और आप लोग कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह के गेम्स? देखें, एज फार एज स्मॉल गेम्स आर कंसर्न, आप यानी कि जिन गेम्स के बारे में बात बता रहे हैं वो जो नॉर्मली आप ये कह लें कि 2D कैटेगरी में जो गेम्स आते हैं उनके अंदर भी अच्छा पोटेंशियल होता है। अगर आपकी गेम की ग्राफिक अच्छी है, आपने गेम को अच्छे रेंडर क्वालिटीज लगाई हुई है, आपने गेम में अच्छे तरीके से उसमें ये कह लेंगे पार्टिकल इफेक्ट्स वगैरह डाले हुए हैं, उनका यानी कि वीडियो इफेक्ट्स अच्छे हैं गेम्स में, तो आप ये लगा लें कि आपका गेम जो है ना एनीवेयर 1 मिलियन तो एटलीस्ट क्रॉस कर जाता है फिर उसमें फिर आप ये कह लेंगे जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 10 लाख रुपए कमाने की अहलियत रखता है, उससे ज्यादा भी रख सकता है, उससे ज्यादा भी रखता है। मैं ये तो बात बता रहा हूँ कि अगर जैसे लेट्स से इफ यू हैव अ सॉफ्टवेयर हाउस जिसमें आपकी, अब सॉफ्टवेयर हाउस नहीं बोलूंगा, अगर आपका गेम स्टूडियो है उसमें अगर लेट्स से इफ यू हैव 50 डेवलपर्स और अगर आपका रेवेन्यू जो है या आप ये कह रहे हैं आपके डाउनलोड जो है 5 मिलियन के करीब भी चले जाते हैं, तो उस अकेले गेम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आपके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर हाउस की सैलरी पे कर देगा। और इसी तरीके से आप लगा लें कि आप अगर आपके और इस तरीके से कितने सारे गेम्स अवेलेबल हैं। अच्छा, तो ये जो रेवेन्यू है ये बढ़ता रहेगा क्योंकि जितने लोग डाउनलोड करेंगे, इसका क्या तरीकेकार होगा रेवेन्यू जनरेट करने का? जैसे रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका ये होता है कि जिस तरीके से आपके डाउनलोड आते रहते हैं ना, उस वैसे वैसे आपके पास यानी कि ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोग उसको प्ले करेंगे तो प्ले करने की बेसिस पर फिर यही है कि आपके ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके गेम के ऊपर पॉप होंगे, और जितने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे उसी की तरीके से उतने ज्यादा आपके पॉकेट में फिर पैसे आने हैं। अब हम बात करते हैं उमर, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर जानना चाहेंगे और नाज़रीन तक वो बात पहुंचाना चाहेंगे कि जो बड़े बड़े गेम्स हैं, एक गेम है GTA, वाइस सिटी, बड़े बड़े गेम्स हैं ना, ये मतलब ग्लोबली रिकग्नाइज हैं। पबजी की हम बात करें, पूरी दुनिया भर से लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। काउंटर स्ट्राइक एक बहुत पॉपुलर गेम है। तो इस तरह के जो पॉपुलर गेम्स हैं, ऐसा क्या बहुत मुश्किल काम है कि पाकिस्तानी जो गेम इंजीनियर्स हैं वो नहीं बना पाते, और क्या रुकावटें क्या हैं नौजवानों के पास कि इस तरह के बड़े गेम्स नहीं बना पा रहे? सरकारी सतह पर क्या आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के साथ ताउन किया जाए, क्या फैसिलिटीज़ दी जाएँ आपको, क्या फैसिलिटेशन होनी चाहिए कि आप इस तरह के स्टूडियोज़ जो हैं शहरों के अंदर और मुख्तलिफ मकामात पर कायम करें और फिर रेवेन्यू जनरेशन का सिलसिला जो है वो मुमकिन बन सके? देखिए अली भाई, सबसे पहले तो आपने जैसे गेम्स के बारे में बताया कि ये बड़े गेम्स जो हैं उनका क्या रेवेन्यू है, किस तरीके से कमा रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ पहले तो गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में ओवरऑल बता दूं। जो ओवरऑल रेवेन्यू जो है ना, जो 2022 में अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं, आप जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जिसको देख सकते हैं, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है, ये सारे बड़े रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको इनकी सारी जगह पोटेंशियल पता चल जाएगा कि इनकी कितनी अर्निंग है। 2022 में सिर्फ और सिर्फ जो ग्लोबल रेवेन्यू जो था, ओवरऑल रेवेन्यू जो गेमिंग का था ना, वो $347 बिलियन, $347 बिलियन था,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल मार्केट का रेवेन्यू जो है, जो मोबाइल मार्केट में कंट्रीब्यूट किया है, वो समवेयर अराउंड लेट्स से मे बी 245 टू 250 बिलियन। ये पाकिस्तान, आप 245 कहाँ से, की बात कर रहे हैं उमैर? ये मैं ग्लोबल रेवेन्यू की बात कर अच्छा, रहा हूँ, ग्लोबली। ठीक है। और उसके अलावा जो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की अगर आपने एग्जांपल दी, आपने बोला कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो किस तरीके से इन लोगों के पैसे, ये लोग किस तरीके से पैसे कमाते हैं, तो यूजुअली ये है कि जो गेमिंग कम्युनिटी है ना वर्ल्ड में, तो बजाय तौर पे तो दिखता है कि यार बहुत कम लोग हैं खेलने वाले। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपने घर में पीसीस लगाए हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप भी हो, मैं भी, हम लोग थक के आ गए, हमारे सामने प्ले स्टेशन लगा होता है, हम अपने पास सीडी यानी कि अपने कंसोल के अंदर सीडी डाल के गेम प्ले कर रहे होते हैं। अब ये जिस तरीके की जितनी बड़ी कंपनीज है ना, ये अब इनके होता क्या है, इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बड़ी बड़ी, यानी कि कह लें कि जिस प्लेटफॉर्म पे इनके गेम्स को लॉन्च करना है, अब एक एक सीडी जो इनकी सिर्फ और सेल होती है, अब लगा ले मिनिमम भी अगर आप $20 की अगर सेल कर रहे हैं, तो दूसरी चीज ये है कि अब जब से प्ले स्टेशन की टेक्नोलॉजी आई है, आपकी सीडी की रेप्लिकेशन है ना, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो वो इजिली रेप्लिकेट नहीं हो सकती, उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। तो इसी तरीके से उनकी सीडी की सेल्स के थ्रू ये लोग, यानी कि दे मेक हेल लॉट ऑफ मनी। सिर्फ और सिर्फ एक एक हफ्ते के अंदर ना ये लोग 6-6, 7-7 मिलियन समेट रहे हो। पाकिस्तानी नौजवान कैसे कर सकता है, इसके ऊपर बात करें, क्या रुकावटें आ रही हैं? शॉर्ट टाइम है थोड़ा सा उमैर। अच्छा, पाकिस्तानी नौजवान जो जिस तरीके से उसमें अर्निंग कर सकते हैं, वो मैं आपको उसके तरीका रुकावटें कहाँ आ रही हैं, क्या चीज चाहिए रियासत आपकी, कहाँ मदद करे आप जैसे नौजवानों की? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ना बड़ी, ये कह लें कि हम अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारा क्या है, प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम लोगों को एज अ सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो ये है कि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद भी ना होता ये है कि 5% आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट येट स्टिल दैट इज नॉट इनफ। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी गेम स्टूडियोज वगैरह हैं, एटलीस्ट आपका जितना ओवरऑल ग्लोबल डेट है ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेम स्टूडियोज को बहुत ज्यादा एम्पावर करना शुरू कर दें और ज्यादा से ज्यादा गेम स्टूडियोज यहाँ पे लगवाना शुरू करें, इससे रिलेटेड आप स्टार्टअप्स को लेके आए, तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब कैसे फायदा होगा? फायदा होने का सबसे पहले तरीकेकार ये कि जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, तो आपके पास ऑब्वियसली विल हैव मोर डॉलर्स कमिंग इन, ठीक है। आपकी इस तरीके से इकोनॉमी में जो है कंट्रीब्यूशन होगी। बाकी पाकिस्तानी नौजवानों को दूसरी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो उसमें यही आती है कि हम लोगों को एज अ गेम स्टूडियो रजिस्टर नहीं किया गया, ठीक है। एज अ सॉफ्टवेयर हाउस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर किया जाता है। तो अगर आप हमें एज अ गेम स्टूडियो को रजिस्टर करेंगे, गेम तो स्टूडियो ऐसा एक माहौल बनाया जाए, एक ऐसी जगह बनाई जाए उमैर के, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को इक्विप्ड किया जाए ताकि गेम इंजीनियर्स वहाँ पर आएँ और वहाँ पर प्रोडक्शन दें। और नो वे कोई इसमें मसला नहीं है कि ऐसी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एमओयू साइन हो सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी ये फराहम करे जगह और इस तरह की चीज़ें, और साथ में अगर कोई भी प्रोडक्शन होती है गेम्स की तो उसकी जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर भी शराकत दारी हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए जा सकते हैं। एग्जैक्टली, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि मैं तो ये समझता हूँ कि यानी कि इस तरीके के मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। अभी ऐसे मिसाल के तौर पे आपके जो न्यू मिनिस्टर जो हैं, उमर साहब जो है मिनिस्टर ऑफ आईटी, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं। और जो जितनी आप ये कह लेंगे सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंडस्ट्री उनसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड भी है, क्योंकि बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ पीएचडी ग्रेजुएट, यानी उन्होंने पीएचडी भी अपना कैम्ब्रिज से किया था। तो उसके बाद ही वेंट टू एमआईटी आई गेस, शायद वहां से जाके उन्होंने अपना पोस्ट डॉक किया। ठीक है, तो उनसे ज्यादा उम्मीद है उससे पहले वाले जो आप ये कह लेंगे। लास्ट मुझे बस सिंपल बिल्कुल कंक्लूड करना है मुझे। ये उमैर ये बताएं कि इस वक्त क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं गेमिंग का इन फ्यूचर इन पाकिस्तान? देखिए, एज फार एज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न्ड विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा यानी कि कह लेंगे जो आपका एजुकेशन का बजट जो इस तरीके इस तरफ इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। जैसे आपके पास इंडिया में यू हैव आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर शहर में बनी हुई, इसी तरीके से पाकिस्तान में हर शहर में, बड़े शहर में, छोटे शहर में आईएसटीज बनाए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको इंट्रोड्यूस करें। बहुत शुक्रिया उमैर, हमें जो है वो अपने थॉट से जो है वो पहुंचा रहे थे नाजरीन तक। और इनका कहना था कि गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको इंस्टीट्यूट जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कायम किए जाएँ, इसकी अवेयरनेस दी जाए ताकि ये एक जो सनत है उसको मुनज़्ज़म तरीके से मजबूत किया जाए। और ये एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है रेवेन्यू का कि वो कौमी ख़जाने में। हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम और नौजवानों से आपकी मुलाकात और आप उनके जो थॉट्स हैं वो आप तक पहुंचाए जाए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।